अच्छा, CR2 यहाँ पे LR1 और नीचे AC। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इससे डरे नहीं कि पैरेलल में आ रहा है। आप नोटिस करो ये जो पूरी LR ब्रांच है इसके साथ बैटरी लगी हुई है। यानी मैं देखूं ग्राफ्स में कौन से ग्राफ में ऐसा है कि नेगेटिव से स्टार्ट होकर जीरो और फिर पॉजिटिव जा रहा है। देखें, देखो ये तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर डी dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे di का इंटीग्रेशन होगा तो सेकंड टर्म में होगा L इंटीग्रेशन ऑफ di इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपका होगा r इंटीग्रेशन dq। देखिए लिमिट्स लगाने वाला हूं मैं 0 से t, जो आपने दिया हुआ है ना, t इक्वल टू एल बाय आर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो बड़े वाले लूप में आप करंट लेते हो और फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं छोटे वाले लूप से। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे साथ 900 सवाल सीरीज के नए वीडियो में। इस बार हम लोग ले रहे हैं EMI, ऑल्टरनेटिंग करंट और EM वेव्स। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कंबाइन कर दिए। चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पे है। आपको देखो बोला है एक सोलेनॉइड है जिसका करंट वेरिएबल है और उस सोलेनॉइड को कंसेंट्रिकली या कोएक्सियली सराउंड कर रहा है एक सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सोलेनॉइड का करंट कैसे वेरी कर रहा है गिवन है। आपसे पूछा है कॉइल का करंट कैसा वेरी करेगा। ठीक है, इसमें बस मैथ्स है। आपको रियलाइज करना है कि फैराडेज लॉ से हम जानते हैं जो EMF आएगी दैट विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF माइनस डी फाई बाई डी टी। और सोच रहे हो फाई में क्या होने वाला है, फाई में होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड में करंट आता है तो मैं बोल सकता हूं दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाई डी टी। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट इक्वालिटी की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं इंड्यूस्ड EMF माइनस डी आई बाई डी टी आने वाले, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो भी इसी के प्रोपोर्शनल आने वाला है। ठीक है, मैं बोलूंगा इंड्यूस्ड करंट जो होगा आई मतलब इंड्यूस्ड करंट, दैट विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का करंट का वेरिएशन से दिया हुआ था भाई, सोलेनॉइड का करंट था KT e raised to power माइनस अल्फा टी। तो इसका di by dt डिफरेंशिएशन कैसा बिहेव करेगा और फिर माइनस di by dt कैसा बिहेव करेगा। डिफरेंशिएट कर लो, मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट रूल लगा के माइनस di by dt मेरा आने वाला होगा K e raised to power माइनस अल्फा टी। अच्छा माइनस है तो एक और माइनस आ रहा होगा इंटू 1 माइनस अल्फा टी। कंफ्यूज मत होइएगा, बस दो टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, एक बार t को डिफरेंशिएट करना, दूसरी बार एक्सपोनेंशियल को, और फिर मैंने माइनस साइन भी लगा रखा है। सो ये जो टर्म आ रही है इसके बारे में मुझे दिख रहा है कैसी वेरिएशन इसकी है, जरा देखें। देखो पहली बात, इनिशियली सोचो जब t बहुत स्मॉल है, जैसे t अगर 0 है तो ये टर्म 1 है ना जो ब्रैकेट के अंदर, t स्मॉल होगा तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, ये टर्म पॉजिटिव होगी, लेकिन एक आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा जो इंड्यूस करंट है वो एक नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा। इनिशियली ये टर्म पॉजिटिव थी, आगे माइनस साइन लगा हुआ था, नेगेटिव वैल्यू है। फिर क्या होगा, जब t बढ़ेगा एक टाइम पे टर्म 0 हो जाएगी तो आपका इंड्यूस करंट भी 0 हो जाएगा। यानी मैं देखूं ग्राफ्स में कौन से ग्राफ में ऐसा है कि नेगेटिव से स्टार्ट होकर 0 और फिर पॉजिटिव जा रहा है। देखें, देखो ये तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है। अगर और भी ऑप्शंस में नेगेटिव से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस होते ना तो फिर मुझे थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ता, लेकिन यहां तो इसी से मुझे क्लियर है कि जो वैल्यू आपकी नेगेटिव से स्टार्ट होकर 0 और पॉजिटिव जा रही है वही आपका इंड्यूस करंट होना चाहिए। नहीं तो अगर और भी ऑप्शंस में होता तो हम थोड़ा और एनालिसिस करते थे, जैसे कि हम ये जो मैक्सिमा आ रहा है इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सकते थे। ये मैक्सिमा आएगा कैसे पता चलेगा मुझे, भाई माइनस डी बाई डी टी निकाल लिया, अगर मैक्सिमा आ रहा होगा करंट में तो क्या होना चाहिए, एक बार और डिफरेंशिएशन, इंड्यूस करंट का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए और फिर मैक्सिमा की कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। तो आप चाहो तो मैथ्स लगा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला एटलीस्ट फॉर दिस क्वेश्चन इतना ही मेरे लिए काफी था कि इनिशियली कौन सा नेगेटिव से स्टार्ट होकर 0 से पॉजिटिव जा रहा है, जो कि एक ही ग्राफ में दिख रहा है। इसी से मैं आंसर मार्क कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए एक फ्रेम दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि जो ब्रांचेस है ए बी और सी डी उसमें इंड्यूस करंट क्या होगा अगर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज करो। यहां पे यार ध्यान दो, देखो सी दिस इज नॉट कंप्लीट, यहां पे ना थोड़ा सा गैप है। अब क्या होता है इसमें कंफ्यूजन क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन अगर इंक्रीज करा है, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है तो लेंजेस लॉ से हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ आती है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि दोनों लूप्स में अगर तुम बाहर वाला लूप देखो तो बाहर वाले लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ आएगी और अंदर वाले लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ आएगी, लेकिन कौन सी वाली ज्यादा होगी, जिसका एरिया ज्यादा है ना, क्योंकि उसका फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। तो कौन सी वाली जीतेगी, ये वाली। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम देख सकते हो दोनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअली करंट्स जो है ना फाइट करने लगेंगे, क्योंकि देखो
सी से डी वाला जो एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और जो छोटे वाले लूप में अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने लगो तो छोटे वाले में ऐसा आ रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे जहां पे दोनों लूप्स मिल रहे हैं वहां पे दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, ठीक है। ग्रीन वाला करंट छोटे वाले ईएमएफ की वजह से आ रहा है और पिंक वाले मान रहा हूं बड़े वाले ईएमएफ की वजह से। तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ऑब्वियसली जब दोनों फाइट करेंगे कौन सा जीतने वाला है? पिंक वाला जीतने वाला है, क्योंकि उसका ईएमएफ ज्यादा है। तो ये आपको समझना है, यानी कि नेट जो करंट की डायरेक्शन है वो ज्यादा ईएमएफ वाले से डिसाइड होने वाली है, ज्यादा एरिया वाले ईएमएफ से डिसाइड होने वाली है, यानी इससे डिसाइड होने वाली है। सो डी से सी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और इसमें अंदर वाले लूप की वजह से चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा था लेकिन अब बाहर वाला लूप का ईएमएफ जीत जाएगा, तो ए से बी में ऐसे जाना होगा। यानी कि मुझे दिख रहा है कौन सा भाई I1 I2, I1 है इसमें, देखो I1 I2 करंट ए बी नहीं, ओके ये I1 है, ये I2 है, तो I2 मेरा D से C होना चाहिए और I1 A से B होना चाहिए। जस्ट लेंजेस लॉ का एप्लीकेशन देखना था बस आपको, एरिया किसका ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोशनल ईएमएफ पे क्वेश्चन है, और बेटा कोई भी रॉड रोटेट कर रही हो आप हमेशा लगा सकते हैं फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ के लिए। यू कैन ऑलवेज राइट ई मोशनल इज सेम एज, ई मोशनल मतलब मोशनल ईएमएफ इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। देखो आप लोगों को जनरली आता है BLV, वो कब काम करता है? जब रॉड केवल ट्रांसलेट कर रही है। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं जो हर केस में काम करेगा, कोई भी रॉड के लिए हमेशा ये काम करेगा। रॉड के एंड पॉइंट्स पे ईएमएफ आने वाले BLVCM, सेंटर मास की वेलोसिटी अगर लो तो हमेशा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देख लो भाई, यहां देखो बोला है ये 12 लेंथ की स्ट्रिंग है, ये L लेंथ की रॉड है, तो रॉड का जो सेंटर मास है वो आपके एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे आ जाएगा? 12 प्लस L/2, 5L/2 डिस्टेंस। यानी कि रॉड के सेंटर मास की वेलोसिटी हो जाएगी ना रेडियस इंटू ओमेगा, 5L/2 इंटू ओमेगा। तो अगर ये वेलोसिटी है तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी? इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, दिख रहा होगा तुम्हें आंसर आ रहा होगा यहाँ पे 5/2 B ओमेगा L²। ऑप्शन देख रहा हूं मैं, लास्ट ऑप्शन इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके अब की बार देखिए, आपको बोला है कि एक ट्रायंगुलर फ्रेम पे, वुडन फ्रेम पे हम वाइंडिंग डाल रहे हैं, तो ऐसे सोचे ऐसे वाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सोलोनॉइड टाइप बन जाएंगी 3 और ऐसे कंबाइन हो। अब आपको बोला हुआ है इसकी इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर इसके लीनियर डायमेंशंस को हम 3 टाइम्स कर दें। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सोलोनॉइड के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L सेम एज म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर पाई r स्क्वायर इनटू लेंथ। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो चेंज हो नहीं रहे, ये चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। और जो आपकी कॉइल्स है उनका जो क्रॉस सेक्शन रेडियस यानी कि जो है इसको भी मैं मान रहा हूं चेंज नहीं हो रहा, आप केवल लेंथ्स को चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ थी a, तो इनिशियल केस में क्या हो रहा है, ये टोटल लेंथ आपकी आ रही होगी 3a, तो फर्स्ट आपकी आ रही होगी L म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर इनटू 3a। अब तुम क्या कर रहे हो, सारी डायमेंशंस को कितने से मल्टीप्लाई कर देते हो? फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो। L प्राइम में क्या हो जाएगा, ये सब तो सेम होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर, बस क्या होगा अब की बार सारी डायमेंशंस a की जगह 3a हो जाएंगी, तो जहां 3a पहले आ रहा था वहां पे 3 इंटू 3a 9 आ जाएगा। मतलब कि ऑब्वियसली फाइनल इंडक्टेंस जो है इनिशियल इंडक्टेंस का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि आपका आंसर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर होना चाहिए। दैट्स ओके, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलआर सर्किट्स के ऊपर है, आपसे पूछा हुआ है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू L बाय R में, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसकी केवीएल इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। कैसे लिखते हैं इसकी केवीएल इक्वेशन, आप जानते हैं ना, ये स्विच क्लोज हो चुका है तो केवीएल इक्वेशन में लिख सकता हूं E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0, और मैं लिख दूंगा करंट को dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और उसको उधर ले आते हैं तो देखो ऐसा हो जाएगा E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू dq बाई dt इंटू r। मुझे q निकालना है तो क्या करते हैं, dt से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि करंट की एक्सप्रेशन तो मुझे याद है, आरएल सर्किट में करंट की एक्सप्रेशन क्या आती है मुझे ऑलरेडी याद है। तो करंट की एक्सप्रेशन मुझे याद है, आने वाली है E बाय आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टू, ठीक है। इसको यूज करेंगे, जरा ऐसे करते हैं dt से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ ई dt, एक तो ठीक है dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूं
फिर डी डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी आई का इंटीग्रेशन होगा तो सेकंड टर्म में होगा एल इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपका होगा आर इंटीग्रेशन डी क्यू। देखिए लिमिट्स लगाने वाला हूं मैं 0 से t, जो आपने दिया हुआ है ना t इक्वल टू एल बाय आर। एक्चुअली एल बाय आर तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है तो इसको हमने 0 से टाउ कर देता हूं, 0 से टाउ, ये 0 से आए और ये फिर से 0 से कुछ क्यू, वैल्यूज डालो तो आ जाएगा e इंटू टाउ माइनस, यहां पे क्या आएगा करंट t इक्वल टू 0 पे। देखो t इक्वल टू 0 पे तो दिख रहा होगा करंट 0 ही होता है, इसमें दिख रहा है t इक्वल टू 0 पे तो करंट 0 है, और t इक्वल टू टाउ पे करंट कितना है, फाइनल लिमिट t इक्वल टू टाउ डालोगे तो देखोगे यहाँ पे देगा करंट e बाय r इंटू 1 माइनस 1 बाय e, है ना, e का पावर माइनस बना रहा होगा। सो इसके लिमिट्स क्या होंगे 0 से लेके ये फाइनल करंट, तो यहाँ पे क्या आने वाला है l इंटू, यहाँ पे क्या आने वाला है देखिए l इंटू फाइनल करंट की वैल्यू ये है आपकी, तो इसको लिख देते हैं e बाय r इंटू 1 माइनस 1 बाय e, और यहां पे आ रहा है r इंटू क्यू। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे आ रहा है ई एल बाय आर, ये भी है ना ई एल बाय आर क्योंकि टाइम कांस्टेंट एल बाय आर ही है, तो ई एल बाय आर कैंसिल हो गया, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मतलब आपके पास क्या बचेगा प्लस ई एल बाय आर प्लस ई एल बाय आर इंटू 1 बाय ई इज सेम एज राइट हैंड साइड पे r इंटू क्यू, r से डिवाइड कर दो, मैं देख रहा हूं मेरे पास आंसर बचेगा q का ई एल बाय स्मॉल ई आर स्क्वायर, और स्मॉल ई की वैल्यू कुछ 2.7 के आसपास होती है, तो मैं ऑप्शंस देखूं तो सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और हाँ ओके, इस क्वेश्चन में ध्यान देना आपको कि हमने ये वाला जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, इसको चेंज कर दिया। इसको एक्चुअली अगर आप जेई के ओरिजिनल ऑप्शंस देखेंगे तो बेटा कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था। ऐसा क्यों है आपको मैं समझा दूंगा। एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन बी वाला नहीं, मैंने बी मार्क किया था, एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, ठीक है, लेकिन जेई के ओरिजिनली ऑप्शंस कोई भी से भी करेक्ट नहीं थे। ऐसा क्यों है देख लेते हैं। देखो पहले बोला है कि भाई इनिशियली आपने S1 को क्लोज कर रखा था, इसको क्लोज कर रखा था, इसको क्लोज कर रखा था, तो क्या होगा ना आपके पास एक LR सर्किट आ जाएगा जो कि चार्जिंग है, यानी कि करंट इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ ऑफ करंट। तो आपको याद होगा ग्रोथ ऑफ करंट में कैसा ग्राफ आता है, ग्रोथ ऑफ करंट में ऐसा वाला ग्राफ आता है ना जो कि इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है। तो पहले ऐसे ही ग्राफ आएगा, ऐसे इंक्रीज करेगा, वो देखो ये वाला फर्स्ट पार्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, अब हम S1 को ओपन कर देते हैं, यानी ये नीचे वाला सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा, और आप S2 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, S1 को आपने ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, तो फिर क्या होगा यहां पे करंट फ्लो करेगा, बैटरी अब इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि अब की बार डिस्चार्जिंग सर्किट यानी डीके ऑफ करंट होगा। और डीके ऑफ करंट में भी तुम जानते हो ना एक्सपोनेंशियली डीके करता है, ऐसे इनफाइनाइट टाइम पे जाने के बाद ही जीरो होता है। तो यानी फर्स्ट टाइम में इंक्रीज और सेकंड टाइम में एक्सपोनेंशियल डीके, तो फर्स्ट टाइम में इंक्रीज सेकंड टाइम में एक्सपोनेंशियल डीके, यही आपका करेक्ट आंसर है। जेई मेन ने जो आंसर दिया था उस ऑप्शन में उन्होंने ये जो डीके वाला पार्ट है उसको ऐसे कर्व नहीं दिया था, स्ट्रेट लाइन दे दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा, एक्सपोनेंशियल कर्व में ही वो डीके करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इस बार देखें कि आपके पास एक एलसीआर सर्किट है, फिर यहाँ पे सॉरी एक आरसी सर्किट है, फिर नीचे एल भी लगा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, देखते पूछ क्या। आपसे एक तो पूछ रहा है वर्क डन बाय द बैटरी के बारे में। अब मैं सोचना चाहता हूं कि बैटरी का जो वर्क डन है, अच्छा वैसे एक चीज नोटिस करो, इसमें तुम S1 और S2 दोनों को क्लोज कर रहे हो, तो तुम्हारा फाइनली जो है ना सर्किट ऐसा हो जाएगा। मैं वर्क डन के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसको एनालाइज करें कैसे। तो बेटा बहुत सिंपल है इसको एनालाइज करना। देखो ये तो आपका आरसी सर्किट है चार्जिंग वाला, और नीचे क्या है यहाँ पे देखो, ये पूरी बैटरी जो है पैरेलल में लगी हुई है इस इंडक्टर के साथ, ठीक है, तो इसमें तो केवल कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी के कारण, और मिडल वाली जो ब्रांच है वहां पे आप सोच सकते हैं आरसी सर्किट है, जैसा हम पहले देख चुके। तो उन दोनों को आप अलग अलग एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं इधर करंट है मान लो कैपिटल है, जबकि इधर करंट है स्मॉल है, तो मैं क्या बोलूंगा केवीएल केसीएल से। ये कैपिटल है, इसकी इक्वेशन मैं ऑलरेडी जानता हूं। देखो आपको याद है ना कैपिटल आई की इक्वेशन क्या आती है, आरसी सर्किट में कैपिटल आई की इक्वेशन आती है E बाय आर इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाय टू। अगर ये चार्ज में निकालना तो वही जो आप पहले निकाल चुके हैं, C इंटू ई एम एफ 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाय टू। ठीक है, कैपिटल आई के बारे में बात कर लिया मैंने।
स्मॉल आई अगर निकालना है तो क्या करोगे, ये जो पोटेंशियल है और इसके क्रॉस कितना होता है केवीएल में, एल डी आई बाई डी टी, यानी मैं बोलूंगा कि वी या ईएमएफ लिख लेता हूं मैं इसको बी की जगह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ईएमएफ लिखा है, तो मैं बोलूंगा ईएमएफ इज सेम एज एल डी स्मॉल आई बाई डी टी, ठीक है, जितनी बैटरी की ईएमएफ है उतनी इंड्यूस ईएमएफ आ रही होगी इंडक्टर में, क्योंकि दोनों पैरेलल में। और यहां से मुझे दिख रहा है क्योंकि ई और एल कांस्टेंट है, तो इसका पता है सोल्यूशन क्या होने वाला है, इसका सोल्यूशन होने वाला है आई इक्वल टू ई बाय एल इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा, यानी ये जो करंट है ये टाइम के साथ लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पक्की बात है बैटरी केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को एनर्जी नहीं दे रही, बैटरी इंडक्टर को भी एनर्जी दे रही है, इसीलिए बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। वर्क डन बाय बैटरी हाफ ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड तब होता है जबकि केवल रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। अच्छा, फिर पूछ रहा है टी इक्वल टू टाउ पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी। टी इक्वल टू टाउ पे आप जानते हो इस इक्वेशन से चार्ज की वैल्यू क्या आती है, और आप देख सकते हो ये गलत है, आप देख सकते हैं लास्ट वाला भी गलत है, यहाँ पे नोटिस करें 2q है। पहली बात तो टी इक्वल टू टाउ पे पूछ रहा है तो q की वैल्यू क्या आने वाली थी, q की वैल्यू आनी थी c इंटू वी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -1, लेकिन यहाँ पे 2q है इसलिए गलत है। सी ऑप्शन आप देखें करेक्ट है, वो पूछ रहा है टी इक्वल टू 2 टाउ पे, तो टी इक्वल टू 2 टाउ डालोगे तो देखोगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। बेटा इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे मैंने डेटा यहाँ थोड़ा करेक्ट करवाया है, जैसे ये जो वैल्यू है ना, सी दिस वैल्यू सी की √3/2 मिली फैरेड हमने कराया, क्योंकि हम देख रहे हैं मिली फैरेड से आप अभी रियलाइज करेंगे बहुत छोटा सा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, जबकि जो ओरिजिनल डेटा गिवन था मेरे ख्याल से उसमें कोई सा भी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच नहीं करता। अच्छा, CR2 यहाँ पे LR1 और नीचे AC, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे डरे नहीं कि पैरेलल में आ रहा है। आप नोटिस करो ये जो पूरी LR ब्रांच है इसके साथ बैटरी लगी हुई है, ऐसी ये पूरी जो CR ब्रांच है इसके साथ पूरी बैटरी लगी हुई है। तो आप ये मत सोचो कि मुझे दोनों का पैरेलल निकालना, आप क्या करें, दो ये सीरीज सर्किट है इसको अलग से सोचो और ये सीरीज सर्किट है इसको अलग से सोचो। तो LCR में सीरीज वाले फॉर्मूला लगाने वाला, ठीक है। कैसे निकालते हैं फेज डिफरेंस, मुझे याद है LCR सर्किट के लिए फेज डिफरेंस ऐसे आता था tan ऑफ phi इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइड बाय R, ठीक है। इसको लगाते हैं फर्स्ट ब्रांच के लिए, लगा के देखो XC और XL की वैल्यू नहीं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में लगाएंगे। पहले फर्स्ट में कैलकुलेट करता हूं tan ऑफ phi, या तो कैपेसिटर है नहीं तो 0 माइनस XL कितना आ रहा है, XL होता है ओमेगा L, देखो तुम्हें L की वैल्यू दिख रही है, ओमेगा की वैल्यू देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है ओमेगा की वैल्यू 100, तो अगर मैं 100 को L से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे दिख रहा है 10√3, XL इज 10√3, और रेजिस्टेंस तो आपकी 10 है यानी कि आ रहा होगा -√3, मतलब कि मैं बोल सकता हूं phi1 की वैल्यू होगी -60 डिग्री, मतलब इसका जो करंट है वोल्टेज से 60 डिग्री पीछे रहा होगा। tan phi2 कैसे निकालेंगे, ऐसे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं tan phi2 इक्वल टू XC माइनस XL, इस बार XL 0 है लेकिन XC है, और XC कैसे निकालते हैं 1 बाय ओमेगा C, जरा वैल्यू डाल के देखो, ओमेगा तुम्हारा 100 था, 1 बाय 100 इंटू कैपेसिटर में कितना दे रहा हूं √3/2 मिली, मिली मतलब नीचे 10⁻³ आने वाला है ना, तो ऊपर 1000 कर देता हूं। क्या आप देख पा रहे हैं कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल करके, क्या देख पा रहे हैं ऊपर आ रहा होगा 20/√3, यानी कि आ रहा होगा 20/√3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस तो मेरी ऑलरेडी गिवन है 20, यानी कि हो जाएगा 1/√3, मतलब कि मैं बोल सकता हूं phi2 की वैल्यू होगी +30 डिग्री। तो क्या सिचुएशन दिख रही है मेरे को, मुझे ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि मान लो ये जो है वोल्टेज की डायरेक्शन है, वोल्टेज का फेजर इस डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा होगा, फर्स्ट करंट का जो फेजर है I1 वो इससे 60 डिग्री नीचे आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा, ठीक है, I1 है, और I2 क्या हो रहा होगा, वो इससे 30 डिग्री आगे जा रहा होगा, तो I2 उधर होगा, ठीक है। दोनों में कॉमन वोल्टेज है क्योंकि दोनों एक ही सोर्स के पैरेलल में लगे हुए, तो दोनों की वोल्टेज तो सेम ही है, इसलिए V वाली चीज दोनों में कॉमन है। तो क्या नोटिस कर रहे हो I2 और I1 के बीच में टोटल एंगल कितना हो गया, I2 और I1 के बीच में बेटा टोटल एंगल हो जाएगा 60 + 30 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन देखूं तो लास्ट ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। ओके, इस बार आपको EMF दिया हुआ है, डायग्राम में वो आपको बोल रहा है, देखिए I का ग्राफ पीछे दिख रहा है, जिसका ग्राफ पीछे दिखता है वो फेज में आगे होता है, और इनफैक्ट आपको बोला हुआ है कि करंट जो है वो π/4 अहेड है, ठीक है। और
आप केवल 2 एलिमेंट्स रख सकते हैं सर्किट में, तो कौन सा होना चाहिए कॉम्बिनेशन? ऑब्वियसली एलसी तो नहीं हो सकता है, एलसी में तो केवल 90 डिग्री और -90 डिग्री हो सकता है फेज डिफरेंस। अच्छा, करंट अहेड है, उससे मैं भी डिसाइड कर सकता हूं, देखो tan फाई पॉजिटिव आना चाहिए, फाई में आना चाहिए XC माइनस XL बाय R। तो क्योंकि 2 ही एलिमेंट ले सकते हैं, तो या तो होगा XC बाय R, उसमें पॉजिटिव आएगा, या फिर होगा माइनस XL बाय R, उसमें नेगेटिव आएगा, मुझे पॉजिटिव वाला लेना है। तो ऑब्वियसली RL भी नहीं हो सकता, यानी ये वाली चीज नहीं होगी, केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होगी। ऑल्सो फाई आपका 45 डिग्री दिया हो, तो tan 45 डिग्री बेटा 1 होता है ना, tan पाई बाय 4 1 होता है। यानी कि वैल्यूज भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की और जो रेजिस्टेंस आपकी आ रही है वो दोनों सेम होनी चाहिए। रिएक्टेंस होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो 1 बाय ओमेगा सी और R की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन में ऐसा है? अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा होगा, आप वैल्यू डाल के वेरीफाई कर सकते हैं, वही आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा। एक स्ट्रेट वायर है, आपको गिवन है कि स्ट्रेट वायर, मैं ऐसा करता हूं। ओके दोस्तों, ये जो बोर्ड का प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, डायरेक्शन है हमारी यूजुअल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा अपवर्ड, बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड होगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या बोल रहा है? एक वायर है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट पे, तो एक वायर आपका इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक है, तो ऑब्वियसली वो बोल रहा है ये एंगल 45 डिग्री। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन होता है? मैं जानता हूं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, कैसे मूव कर रहा है वायर? ये वायर इस तरीके से मूव कर रहा है कि इट्स स्पीड इज एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा है। मतलब क्या होगा ना, ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये जो वायर है ना, ये या तो वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन मूव कर रहा होगा, इस प्लेन के नॉर्मल मूव कर रहा होगा, ठीक है। कैसे ईएमएफ निकालें? आपको याद होगा कि ईएमएफ में जब हम लिखते हैं BLV, तो एक तीनों BLV एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। जरा चेक करो। वेलोसिटी, बेटा मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेट्स सपोज अपवर्ड्स, तो भाई वेलोसिटी तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इन दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री। तो इस केस में क्या करना होता है, हमें केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक तो पैरेलल कंपोनेंट आएगा b/√2 और एक परपेंडिकुलर आएगा b/√2, हमें केवल परपेंडिकुलर वाला लेना है, यानी कि यहाँ पे मैं b परपेंडिकुलर लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेने होते हैं। वैल्यूज डाल दो यार, b की वैल्यू है b/√2, लेंथ इंटू स्पीड, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा, मैं फिर भी जल्दी से डाल के दिखाता हूँ। देखो b की वैल्यू दी हुई है, कहां दी हुई है? b की वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻⁴, लेंथ दिया है आपको 10 मीटर्स, स्पीड दिया है 5, दिस डिवाइड बाय √2, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। 1.1 इंटू 10⁻³ वोल्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस बार देखो काफी टिपिकल प्रॉब्लम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत बार कराते हैं जिसमें एक बड़ा करंट लूप है, उसके अंदर एक छोटा लूप डाल देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी होती है, तो बड़े वाले लूप में आप करंट लेते हो और फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं छोटे वाले लूप से। वो यहां पे करना है। आपसे पूछा हुआ है कि भाई एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है कैपिटल L, इसके अंदर एक छोटू स्क्वायर हमने डाल दिया जिसकी साइड लेंथ है स्मॉल l। तो स्मॉल l क्योंकि बहुत कम है, आप ये मानिए प्रैक्टिकली ये इसके सेंटर पे ही है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू करंट इन दी बिगर स्क्वायर। लेट्स सपोज करंट इन द बिगर स्क्वायर इज क्लॉकवाइज लाइक दिस एंड लेट्स सपोज दिस करंट इज I। तो कैसे निकालोगे? बिगर स्क्वायर के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे। आप क्या देख रहे हो, 4 स्ट्रेट वायर से बना हुआ है ना, किसी भी एक स्ट्रेट वायर का निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको एक स्ट्रेट वायर यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं। अगर इसकी साइड लेंथ है L, तो बेटा ये होगा L/2, ये होगा 45 डिग्री, नीचे भी होगा 45 डिग्री, यानी कि इस वायर का करंट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है μ0 इंटू I, मैं स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, μ0 इंटू I डिवाइड बाय 4π इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर होता है ना sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin अल्फा प्लस sin बीटा, यहाँ पे जाएगा √2। ये सब ध्यान देने की, और फिर ये एक साइड का, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये सब रियली ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान देना तुम्हें कि जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा आ रहा है
दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कैपिटल एल। और फ्लक्स कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं फ्लक्स में मुझे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करना है। एरिया किसका? इसका। और वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और वो एरिया कितना होगा? इसका साइड लेंथ का स्क्वायर, यानी कि स्मॉल एल का स्क्वायर। तो क्या बोल सकता हूं? दिस फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू सी, यहाँ पे एरिया में स्मॉल एल का स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा था कैपिटल। और फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा उसी से तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे ना, तो ऑब्वियसली फ्लक्स के एक्सप्रेशन में क्योंकि ये आ रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपका किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है यार कि अगर ऐसा सिस्टम है तो करंट आपको लेना है बड़े वाले लूप की वजह से और फिर सेंटर पे फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, ईएम वेव से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए आपने, एकदम थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है प्लेन ईएम वेव में ई और बी तो परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन प्रोपेगेशन शुड बी अलोंग। ये गलत हो गया। मैं जानता हूं ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन प्रोपेगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देख लो, एनर्जी इज डिवाइड, ये तो करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है, एनर्जी डेंसिटी भी सेम होती है। थर्ड स्टेटमेंट देख लो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, गलत है, परपेंडिकुलर होते हैं। याद किया ना, अभी हमने बात किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन प्रोपेगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये करेक्ट है। लास्ट वाला देखो, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बेटा ये गलत हो जाएगा। ध्यान दो, उसने उल्टा बोला है। एक्चुअली ई नॉट बाय बी नॉट होता है सी, लेकिन क्वेश्चन में उसने लिख दिया बी नॉट बाय ई नॉट, तो ये तो गलत हो गया। मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो मेरा केवल सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो गया ना। दिस ऑप्शन मस्ट बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से ईएम बेस पे क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉरी ईएम बेस पे नहीं, हाँ ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें सिचुएशन क्या है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके बीच में ना सी वाटर है, ठीक है, और इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया तुम्हें, और सोर्स जो है एसी है। तुम्हें ये रियलाइज करना है कि जो सी वाटर है उसकी कुछ रेजिस्टिविटी गिवन है, कुछ डायमेंशंस गिवन है, तो इस सी वाटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। और एक चीज नोटिस करो कि ये जो हमने सी वाटर लगाया है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो सेम है। मतलब मैं बोल रहा हूं इफेक्टिवली ना तुम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि यहां पे मेरे पास एक कैपेसिटर होगा और पैरेलल में सी वाटर के कारण रेजिस्टेंस होगी। मैं यहाँ पे कैपेसिटर डाल देता हूं और पैरेलल में सी वाटर की रेजिस्टेंस डाल देता हूं। ये हमारे लिए एक तरह से क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बारे में, उनका रेशियो किसी टाइम पे। कहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट? बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट तो वो है जो कि कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण आता है, बेसिकली यहां पे होगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। और कंडक्शन करंट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो बीच में रेजिस्टेंस आ रही थी इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इसको बोल रहा है कंडक्शन करंट। इनके रेशियो की बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसे निकालें। बहुत सिंपल है भाई, कैसे निकालें। पहले कंडक्शन करंट की बात कर लेता हूं मैं। कंडक्शन करंट तो डायरेक्टली आ जाएगा ओम्स लॉ से, V बाय R। V की वैल्यू आपको गिवन है कहीं पे 200 इंटू दिस, सॉरी V नॉट इंटू दिस, तो ये देगा V नॉट इंटू साइन ऑफ 2 पाई FT। और रेजिस्टेंस से कैसे निकालूंगा? इस पार्ट में जो रेजिस्टेंस है कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये लेंथ है भाई L और ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का एरिया है A, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ रो लेंथ बाय एरिया, यानी कि हो जाएगा रो इंटू लेंथ बाय एरिया। ये आपका कंडक्शन करंट है। अच्छा ये किस टाइम पे निकालना है ये भी देख लो। देखो टाइम निकालना है आपको 1/800 सेकंड पे, तो आप वेरीफाई कर सकते हो 2 पाई FT वैल्यूज डाल के देखना। 1/800 सेकंड पे बेटा ये 9 पाई/4 आ रहा होगा, और तुम जानते हो साइन और कॉस साइक्लिक होता है, तो 9 पाई/4 की जगह मुझे केवल पाई/4 एंगल के बारे में सोचना है ना, क्योंकि 2 पाई के बाद तो रिपीट ही करता है, तो बेसिकली यहां साइन पाई/4 आ रहा होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा ये हो गया कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालें? डिस्प्लेसमेंट करंट जो कैपेसिटर में वो होता था ना इप्सिलॉन d phi E by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो मैं बोलूंगा भाई कंडक्शन तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट आपका होना चाहिए इप्सिलॉन d by dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, देख रहे हो फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कर दिया, उसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, यही आपका होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। नोटिस करो कॉमन टर्म्स कैंसिल करके बेटा ये फिर से dq by dt आ जाएगा, और कैपेसिटर में q होता है cv।
सी वी होता है, तो सी बाहर निकाल के वी का डिफरेंशिएशन करना है ना, यानी कि मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए सी इंटू डीवी बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल? देखो पोटेंशियल गिवन था, डिफरेंशिएट करो और कैपेसिटेंस की वैल्यू डालो। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? कैपेसिटेंस की वैल्यू होने वाली एप्सिलॉन इनटू एरिया बाय लेंथ, एरिया बाय सेपरेशन, मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन। देखिए इसका डिफरेंशिएशन मैं लिखने वाला हूं 2 पाई एफ वी नॉट इनटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी। कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों मेरे पास आ गए। अब क्या करना है? इनमें वैल्यूज डालनी है और इनका रेशियो निकालना है। देख सकते हो आपसे पूछा हुआ है कंडक्शन करंट डेंसिटी बिकम्स 10 टू पावर x टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, यानी कि कंडक्शन करंट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, आपको रेशियो निकालना है। आप देख सकते हैं वैल्यूज डाल के रेशियो निकाल के देख रहे होगे कुछ तो कॉमन टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। पहली बात तो नोटिस करो साइन और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली एंगल पाई बाय 4 आ रहा है ना, तो साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 1/√2 होता है। फिर नोटिस करो वी नॉट के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखो L बाय ए, ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सी ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे। वहां से बचने वाला केवल रो, यहां से बचेगा एप्सिलॉन 2 पाई एफ। बस वैल्यूज डाल के आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं बेटा कि इसका आंसर आ रहा होगा 10 टू पावर 6 रेशियो लोगे तो आएगा 10 रेज़ टू पावर 6, यानी कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, ये आपका आंसर। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी सारा डेटा गिवन है इसमें और हो सकता है कि हम इसको जब कैलकुलेट करें पूरा कैलकुलेट करने लग जाए, काफी सारी कैलकुलेशंस करने लग जाए, लेकिन जरूरत नहीं है इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की, क्योंकि आपको बस ये रियलाइज करना है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो देखो ईएम वेव का मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैं जल्दी से समराइज कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन प्रोपगेशन मुझे दिख रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है, इसकी डायरेक्शन प्रोपगेशन दिख रही है वेव की। फिर t इक्वल टू 0 पे ये भी बोला हुआ है कि दो चार्जेस हैं, दोनों की लोकेशन अलग अलग है और उस चार्जेस की दोनों की वेलोसिटी भी दी हुई है। आपसे पूछा है उन दोनों के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होगी उनका रेशियो क्या होगा। पहली बात तो मैं सोचूंगा फोर्स का मतलब लोरेंट्ज फोर्स की बात कर रहा होगा ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स आती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स आती है। लेकिन यार एक चीज नोटिस कर रहा हूं मैं, लोरेंट्ज फोर्स की जो एक्सप्रेशन है इसमें क्यू तो दोनों से कॉमन ही आता है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए दो चार्जेस के लिए कि मेरी वेलोसिटी सेम है दोनों चार्जेस की, ठीक है, दोनों चार्जेस की वेलोसिटी सेम है, दोनों चार्जेस के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड सेम है और दोनों ही चार्जेस के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो अगर मुझे केवल चार्जेस का रेशियो चाहिए तो मुझे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। मैं बोलूंगा भाई ये ब्रैकेट तो मेरा दोनों के लिए सेम आने वाला है, ऑब्वियसली मेरा जो फोर्स का रेशियो है वो चार्ज के रेशियो के इक्वल ही होगा। और बेटा यही यहां पे हो रहा है, क्यों? क्योंकि नोटिस करो जो आपको ये वैल्यूज गिवन है, कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, एक के लिए z कोऑर्डिनेट है पाई बाय के, z1 लिख देता हूं मैं पाई बाय के, और दूसरे चार्ज के लिए z कोऑर्डिनेट है 3 पाई बाय के, टाइम दोनों के लिए 0 दिया हुआ है। तो नोटिस करोगे दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आ जाएगी। डाल के देखो यहां पे z और t की वैल्यू, z की वैल्यू मैं डालूंगा ना पाई बाय के, तो दिख रहा है, और t की वैल्यू 0, तो दिख रहा है cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई -1 होता है, जबकि इसके लिए क्या आ जाएगा cos ऑफ 3 पाई, वो भी -1 होता है। मेरा पॉइंट क्या है, चाहे तुम फर्स्ट चार्ज कंसीडर करो सेकंड चार्ज कंसीडर करो, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है। और ईएम वेव्स में तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा होगा तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आ रहा होगा, दोनों की वेलोसिटी तो वैसे ही सेम दे रखी है, तो वही होगा ना, वेलोसिटी भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। तो ऑब्वियसली दोनों की फोर्सेस का रेशियो क्या हो रहा होगा, अगर मैं कर रहा हूँ F1 डिवाइड बाय F2, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, डेफिनेटली Q1 बाय Q2 बचना चाहिए। यही शायद उसने रेशियो पूछा है, उसने क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 टू Q2, और Q1 और Q2 की वैल्यूज डाल के आपको दिख रहा होगा ये रेशियो मेरा आ रहा है 2/1, वही आंसर है, 2/1 इज द करेक्ट आंसर। आपको एक्चुअली बेटा मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड से ईएम वेव की थ्योरी लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर फोर्स निकालो, ये पूरा करके वो करने की जरूरत नहीं है, बस रेशियो निकालना है और उसमें बस ये नोटिस करना कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है, फिर से ईएम वेव्स पे क्वेश्चन ले रखा है मैंने, दो ईएम वेव्स हैं, दोनों को जरा पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट है, इसमें नोटिस करूंगा टाइम और पोजीशन के कोएफिशिएंट देख के कि बेटा फर्स्ट ईएम वेव की स्पीड जो है तो c आ रही होगी। ये सेकंड है, इसमें इन कोएफिशिएंट को देख के मैं समझ सकता हूं कि सेकंड में जो स्पीड है वो c/2 है।
ठीक है। और मीडियम आपका नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक मतलब जो इसकी परमिएबिलिटी है वो आपको रिलेटिव 1 ही लेनी है। रिलेटिव परमिटिविटीज के रेशियो के बारे में पूछ रहा है, तो यार बहुत सिंपल है। अगर मुझे स्पीड पता है किसी मीडियम में, तो मैं लिख सकता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर आप ऐसे सोचिए कि स्पीड्स का रेशियो कैसे होता है। आप जानते हैं ना, स्पीड होता है 1/√μ एप्सिलॉन। ऐसा करता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, इसको लिखता हूं v1 इक्वल टू 1/√ऑफ μr1 एप्सिलॉन, μ1 इंटू एप्सिलॉन 1। लेकिन μ1 को मैं μ0 ही लिख रहा हूं, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको 1 ही लेनी है, इंटू एप्सिलॉन 1। रिलेटिव नहीं, एप्सिलॉन लिख रहा हूं मैं। ऐसे ही v2 क्या होगा, v2 होगा 1/√μ0 एप्सिलॉन 2। दोनों को डिवाइड कर देता हूं, दोनों को डिवाइड करें। अगर मैं कर रहा हूं v1/v2 तो क्लियरली रेशियो मेरा 2 आना चाहिए, ठीक है। v1/v2 2 आना चाहिए। लेकिन यहां से अगर मैं करूं v1/v2 तो आपको दिख रहा आ जाएगा √ऑफ ε2/ε1। वही आपका रिलेटिव परमिटिविटी का भी रेशियो होगा, तो ये हो जाएगा √ऑफ ε2/ε1। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, अच्छा ये रूट हटाना है, रूट हटा देते हैं और εr1/r2 निकाल लेते हैं। रूट हटा के εr1/r2 निकालोगे तो देखोगे εr1/r2 की वैल्यू आ रही होगी 1/4। ऑप्शंस में देख लो तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। बच्चों इस वीडियो में मैंने EMI, EM वेव्स और AC के कुछ क्वेश्चंस ले लिए। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग चीजें मुझे ये दिख रही है यहाँ पे, जैसे जो EM वेव्स का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हम कैसे शॉर्टकट से इसको कैलकुलेट कर सकते थे। और मुझे दिख रहा है कुछ टॉपिक्स जो है AC में रिपीट हो रहे हैं, जैसे फेजर डायग्राम वाले क्वेश्चंस, फेज डिफरेंस देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन भी फेज डिफरेंस से रिलेटेड था और उससे पहले वाला भी। तो कुछ टॉपिक्स आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।